गुड मॉर्निंग क्लास 9। आज हम पढ़ेंगे हिंदी विषय में काव्य खंड का एक पाठ। पाठ का नाम है चंद्र गहना से लौटती बेर और पाठ के लेखक हैं केदारनाथ अग्रवाल। पहले इनका परिचय देखिए। केदारनाथ अग्रवाल का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के कमासिंग गांव में सन 1911 में हुआ। उनकी शिक्षा इलाहाबाद और आगरा विश्वविद्यालय से हुई। केदारनाथ अग्रवाल पेशे से वकील रहे और उनका तत्कालीन साहित्यिक आंदोलनों से गहरा जुड़ाव रहा। सन 2000 में इनका देहांत हो गया। इनकी प्रमुख काव्य कृतियां कौन कौन सी हैं? नींद के बादल, युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, पंख और पतवार, हे मेरी तुम, मार प्यार की थापे और कहे केदार खरी खरी। ये इनकी प्रमुख कृतियां हैं। केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिवादी धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। जन सामान्य का संघर्ष और प्रकृति सौंदर्य उनकी कविताओं का मुख्य प्रतिपाद्य है। उनकी कविताओं का प्रतिपाद्य विषय क्या है? जन सामान्य का संघर्ष और प्रकृति सौंदर्य। तो ये जो प्रस्तुत कविता है इसमें भी उन्होंने ग्रामीण जीवन से जुड़े बिंबों को आत्मीयता के साथ प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत कविता में कवि का प्रकृति के प्रति गहरा अनुराग व्यक्त हुआ। वह चंद्र गहना नामक स्थान से लौट रहा है। लौटते हुए इसके किसान मन को खेत खलिहान एवं उनका प्राकृतिक परिवेश सहज आकर्षित कर लेता है। इस कविता में कवि की उस सृजनात्मक कल्पना की अभिव्यक्ति है जो साधारण चीजों को में भी असाधारण सौंदर्य देखती है और उस सौंदर्य को शहरी विकास की तीव्र गति के बीच अपनी संवेदना में सुरक्षित रखना चाहती है। यहाँ प्रकृति और संस्कृति की एकता व्यक्त हुई है। आइए पाठ पढ़ें। चंद्र गहना से लौटती बेर। प्रस्तुत पाठ में जैसे हमने पहले ही पढ़ा, लेखक जो है इस कविता में किसी एक चंद्र गहना नाम के एक स्थान से लौट रहा है और लौटते समय वो एक खेत के पास से गुजरता है और उसकी प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर बड़ा ही भाव विभोर हो जाता है। उसका जो किसान मन है उसका खेत का जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसको आकर्षित कर लेता है। देख आया चंद्र गहना, देखता हूँ दृश्य अब मैं, मेड़ पर उस खेत की बैठा अकेला। तो लेखक ने कहा कि मैं चंद्र गहना तो देख आया, उस स्थान को तो मैंने देख लिया, देखता हूँ दृश्य अब मैं, लेकिन अब मैं जो दृश्य देखता हूँ वो दृश्य कहाँ पर देखता हूँ? मेड़ पर इस खेत की। ये जो खेत है इसकी मेड़, इसकी जो बाउंड्री वॉल जिसे कहते हैं, बाउंड्री दीवार जो है उस पर बैठा हुआ मैं अकेला इस दृश्य को देख रहा हूँ। एक बीते के बराबर ये हरा ठिकना चल। इसमें देखिए मानवीकरण अलंकार है बच्चों, है ना। मानवीकरण अलंकार क्या होता है कि प्रकृति को जब मानव रूप दिया जाता है उसमें मानवीकरण अलंकार है, ठीक है। तो उसने सबसे पहले क्या देखा? चने का खेत। और चना कितना होता है आपको पता है? बहुत छोटा, बहुत एक तिनके के एक बूंद के बराबर होता है, बहुत छोटा होता है ना। एक बीते के बराबर, बहुत ही छोटा, हरा ठिकना चना, बांधे मुरेठा शीश पर। और वो चना ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपने सिर पर मुरेठा, एक ताज या पगड़ी बांध रखी है, छोटे गुलाबी फूल का। और उस चने का खेत आप देखो ना तो वो चनों पे छोटे छोटे गुलाबी से फूल दिखाई देते थे। तो उस फूल को उसने मुरेठा या पगड़ी बोला है। सज कर खड़ा है, पास ही मिलकर उगी है, बीच में अलसी हटी है। और अलसी का पौधा जो है वो पास में ही उगा हुआ है। हठीली बोला है उसको, जिद्दी बोला है, हट करने वाली अलसी को कहा कवि ने। देह की पत्नी
और जिद्दी हठीली क्यों है? क्योंकि बहुत ही पतली देह है उसका, शरीर तन बहुत पतला, कमर की है लचीली और बड़ी ही लचीली उसकी बेल होती है। नील फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर, और उसके सिर पर नीला फूल जो है वो उगा हुआ है। कह रही है जो छुए ये तू हृदय का दान उसको। और कवि ने कहा वो जो अलसी है वो इस प्रकार लग रही है मानो वो कुछ कह रही हो। क्या कह रही हो? कि जो मेरे चला उसे मैं अपना हृदय रूपी दान, हृदय जो है उसे दान में दे दूंगी। और सरसों की ना पूछो हो गई सबसे सयानी। अब कवि आया सरसों के खेत। कवि ने कहा सरसों की तो बात ही मत पूछो, वो तो ऐसे जैसे बहुत सयानी हो गई है, बहुत बड़ी हो गई है। हाथ पीले कर लिए हैं ब्याह मंडप में पधारी, और इतनी बड़ी हो गई है कि शादी लायक हो गई है। ठीक है, और उसके सरसों पे पीले फूल होते हैं, तो लेखक कवि ने पीले फूलों को क्या दिया? उपमा, पीले हाथों की उपमा दी। और कहा कि ऐसा लग रहा है जैसे उसने हाथ पीले कर लिए और ब्याह मंडप में पधार चुकी है। फाग गाता मास फागुन आ गया आज जैसे, और ऐसा प्राकृतिक सौंदर्य देखकर कवि को ऐसा लग रहा है जैसे फागुन का महीना आ गया हो, फाग गा रहा हो। फाग एक तरह का लोक गीत होता है जो फागुन मास में गाया जाता है। देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा है, प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है इस विजन में। तो और फागुन वो सरसों जो है हाथ पीले करके ब्याह मंडप में पधार चुकी है, और फागुन मास भी फाग गाता हुआ सा दिखाई दे रहा है। तो कवि को लग रहा है जैसे मानो स्वयंवर हो रहा हो। प्रकृति का अनुराग चंचल हिल रहा है इस विजन में। विजन उसकी दृष्टि में ऐसे लग रहा है प्रकृति का सुंदर अंचल हिलोरे ले रहा है। दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है, और पैरों के तले है एक पोखर। उठ रही इसमें लहरियां, नील तल में जो उगी है घास पूरी, ले रही वह भी लहरियां। ठीक है, और इसमें कवि ने कहा दूर व्यापारिक नगर से, और इतना सुंदर, इतना प्राकृतिक सुंदर दृश्य है जो व्यापारिक नगर से दूर। गांव में ही ऐसा दृश्य देखने को मिलता है बच्चों। तो नगर से दूर प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ है, अधिक, बहुत अधिक उपजाऊ है, और पैरों के तले जो घास उगी हुई है वो लहरा रही है। नील तल में जो उगी हुई घास है वो हिलोरे ले रही है। एक चांदी का बड़ा सा गोल खंबा अब दिखाई दे रहा है, एक चांदी सा गोल खंबा। आंख को है चमकाता है, कई पत्थर किनारे पी रहे चुपचाप पानी। अब पानी में एक खंबा सा लगा हुआ है, और उस खंबे के आसपास पत्थर बिछे हुए हैं, और ऐसा लग रहा है मानो समुद्र उस पानी में, उस तालाब में ऐसा लग रहा है वो पत्थर जैसे चुपचाप पानी पी रही है। प्यास जाने कब बुझेगी, चुप उनकी जाने कब प्यास जो है वो बुझेगी। चुप खड़ा बगुला दबाए टांग जल में, डुबाए टांग जल में, और उसी जल में बगुला भी एक टांग पानी में और एक टांग उठाए हुए खड़ा है। देखते ही मीन मन चंचल ध्यान निद्रा त्यागता है, और जैसे ही उस बगुले को मीन अर्थात मछली दिखाई देती है, वैसे ही उसकी ध्यान तंद्रा टूटती है और वो फट से उस मछली को दबोच लेता है। चट दबाकर चोंच में गले में डालता है, और फिर वो उसको मछली को झट से चोंच में दबा लेता है और गले में डाल लेता है। आगे एक काले माथ वाली चतुर चिड़िया श्वेत पंखों के झपाटे मार फौरन। अब काले माथे वाली श्वेत पंखों वाली एक चतुर चिड़िया के बारे में कवि यहाँ बता रहा है। टूट पड़ती है भरे जल के हृदय में, उस पानी में आती है और फिर उड़ जाती है। एक उजली चटुल मछली चोंच पीली में दबाकर, और अपनी पीली चोंच में छोटी सी चतुर एक
चंचल सी मछली को दबाकर दूर उड़ती है गगन में और दूर गगन में उड़ जाती है। ओ यहीं से भूमि ऊंची है जहां से रेल की पटरी गई है। अब वो आ गया उस भूमि पर जहां पर रेल चलती है। तो ये भूमि थोड़ी सी ऊंची है जिस पे रेल की पटरी है। ट्रेन का टाइम नहीं है, मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ, जाना नहीं। उसने कहा अभी कोई समय नहीं है ट्रेन आने का और मैं यहाँ स्वच्छंद बिना किसी रोक टोक के यहाँ बैठा हूँ, मुझे कहीं नहीं जाना। चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी कम ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ। अब वो आ गया चित्रकूट की पहाड़ियों पर, जो थोड़ी कम ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं, दूर दिशाओं तक फैली है बांझ भूमि पर। तो वो पहाड़ियाँ दूर दिशाओं तक फैली हुई है। इधर उधर रीवा के पेड़ कांटेदार कुरूप खड़ी है। ये रीवा के पेड़ है, कांटेदार पेड़ होते हैं ना, ये रीवा के पेड़ होते हैं। कुरूप, इनका कोई सुंदरता नहीं है ना, इनमें सुंदरता नहीं दिखाई दे रही, कुरूप है। सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकाता। अब सुनाई देता है उसे मीठे मीठे रस को टपकाता हुआ सुग्गे का स्वर। सुग्गा होता है जो झींगुर बोले या झींगुर या एक तरह का एक पक्षी होता है, बहुत मीठे स्वर में जो गाता है। टैं 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 सुन पड़ता है वनस्थली का हृदय चीरता। उठता गिरता सारस का स्वर। अब फिर सारस का स्वर, सारस भी एक प्रकार का पक्षी है, उसका स्वर उसे सुनाई देता है। टिर्रो टिरटो टिरटो, मन होता है उड़ जाऊं मैं। और ऐसे सुंदर मीठे स्वरों को सुन के कवि का मन हो रहा है कि वहां से उड़ जाए, पर फैलाए सारस के संग, सारस के संग पर फैलाकर वहां से उड़ जाए। जहां जुगुल जोड़ी रहती है हरे खेत में। और कहाँ जाए जहां वह जुगुल जोड़ी रहती है हरे खेत में। सच्ची प्रेम कहानी सुननी चुपके चुपके। और कवि कहता है कि मैं वहां उड़ जाऊं जहां सारस की जोड़ी रहती है और सच्ची प्रेम की कहानी में चुपके चुपके उनसे सुनूं। ठीक है, तो बच्चों ये जो भावार्थ मैंने किया, तो आपने अपनी काव्य खंड की कॉपी में इसका भावार्थ, प्रसंग, भावार्थ पूरा लिखना है। ठीक है, हिंदी काव्य खंड के रजिस्टर में। ठीक है, थैंक यू।